नमस्ते। मैं पीसी करण CCLDAB गिरिडीह में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। ऐसे आप लोग मेरा चेहरा देखकर पहचान ही गए होंगे कि मेरा नाम पीसी करण है। हम लोग जो पहले कक्षा में पढ़े थे, नियंत्रण एवं समन्वयन, उसी का अंत में था एनिमल हॉर्मोन्स। जो हार्मोन रासायनिक पदार्थ जंतुओं के शरीर में स्रावित होता है विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा, जिनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। हम लोगों ने उन ग्रंथियों के बारे में जाना था, उन ग्रंथियों से कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है तथा उनके विभिन्न कार्य क्या हैं। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न भी हमने आप लोगों को दिए थे। कहा था कि इन प्रश्नों का उत्तर आप करें। पहला प्रश्न था कि लड़के और लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है। मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो आरंभ होते हैं प्यूबर्टी पर। प्यूबर्टी क्या है? इट इज द एज ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। बच्चे जब लैंगिक रूप से पूर्ण हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब उनके शरीर में बहुत तरह का परिवर्तन आता है। इन्हीं परिवर्तनों को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है। ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, लड़कों में अलग तरह का होता है, लड़कियों में अलग तरह का होता है। कुछ कॉमन भी होता है, जैसे लंबाई में बढ़ना, दोनों बढ़ते हैं, आवाज बदलना दोनों में होता है। लेकिन लड़कों में आवाज भारी हो जाता है, वॉइस बिकम्स होर्स, और लड़कियों में ये आवाज तीखी हो जाती है, वॉइस बिकम्स श्रिलर। जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अंग, वो सभी भी बढ़ते हैं। अंगों के साथ साथ लड़कों में कंधा ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर होता है, कंधा चौड़ा हो जाता है, दाढ़ी मूंछ आ जाता है। स्पर्म, जिसको कि मेल गेमिट बोलते हैं, वो उसका बनना आरंभ हो जाता है। सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, सेक्स के प्रति जागरूकता बढ़ती है, अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव बढ़ता है, वगैरह वगैरह। लड़कियों में जैसा कि मैंने कहा, वॉइस उसका श्रिलर हो जाता है, लंबाई तो बढ़ती ही है। ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, पेल्विस मतलब हिप बोन, हिप बोन जो है उन लोगों का चौड़ा हो जाता है। उसमें ओवम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, अंडाणु बनने लगते हैं। ये सभी क्रियाएं होती हैं लड़कियों में। लड़कों लड़कियों दोनों में एक और होता है क्या, उनके मुंह में एक्ने एंड पिंपल्स भी ग्रो करने लगते हैं। पिंपल्स एंड एक्ने दोनों में ही होता है। वो दोनों में ही है कि अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव बढ़ता है, सेक्स के प्रति कॉन्शसनेस बढ़ता है, वगैरह वगैरह। तो ये सभी क्वेश्चन 1 के आंसर हैं। दूसरा जो प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया था कि एड्रेनलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन, इनके क्या कार्य हैं। एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। यह किडनी के ऊपर में होता है, दोनों किडनी के ऊपर में होता है, मतलब एक जोड़ा।
उस एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रेनालिन, जिसको कि हम लोग 3F हार्मोन भी बोलते हैं। मैंने कक्षा में समझाया था आपको। 3F मतलब पहला हो गया F से फाइट, दूसरा F से हो गया फ्राइट और तीसरा F से हो गया फ्लाइट। 3 फाइट मैंने कोई अपवर्ड सिचुएशन देख करके उसके प्रति जो भावना बनती है कि इससे हम लड़ें या मुकाबला करें, उसको बोलते हैं फाइट। यदि इस तरह का परिस्थिति लोग देख लेता है, डर जाता है, तब उसको बोलते हैं फ्राइट, डर जाना, फ्राइटेंड। और तीसरा है फ्लाइट, वैसा स्थिति देख करके हम लोग वहां से भाग जाते हैं। तो एड्रेनालिन का जो कार्य है वह है किसी विशेष परिस्थिति में परिस्थिति से टैकल करने के लिए शरीर को तैयार करना। इंसुलिन ये हार्मोन निकलता है पेंक्रियास के द्वारा। पेंक्रियास से जो इंसुलिन निकलता है वह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। रक्त शर्करा मतलब ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर। यदि इसका मात्रा सही नहीं हो अर्थात कम हो जाए तो उस आदमी के शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और वह व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन यह मेल हार्मोन है। इसी मेल हार्मोन के द्वारा जो लड़कों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी पर, वो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एट प्यूबर्टी इन बॉयज लड़कों में होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का कार्य यही है। ग्रोथ हार्मोन ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। निकलता तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सा हार्मोन्स है, मैंने कक्षा में आप लोगों को समझाया था। लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन है उसका कार्य है शरीर की एक उचित लंबाई सुनिश्चित करना। न तो आदमी ज्यादा लंबा हो जाए, न तो आदमी ज्यादा छोटा हो जाए। यदि वह ज्यादा लंबा हो जाएगा तो एक बीमारी से ग्रसित होगा, उसको हम लोग बीमार स्थिति कह सकते हैं, जिसको कहते हैं जाइगेंटिज्म। दूसरा, यदि यह हार्मोन कम मात्रा में निकले उस स्थिति में भी वो आदमी जो है सो बहुत छोटा हो जाएगा और तब उस डिजीज स्टेट को, बीमार अवस्था को कहते हैं, शरीर के बीमार अवस्था को ड्वार्फिज्म। तो जाइगेंटिज्म और ड्वार्फिज्म दोनों ही इस ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। तो हार्मोन का उचित मात्रा में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्राव जरूरी है। ज्यादा भी हो तो भी हानिकारक है, कम हो तो भी हानिकारक है। एक और प्रश्न मैंने आप लोगों को कहा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वह हैं जिनमें किसी तरह का नली नहीं होता, वो शरीर के अंदर होती हैं और जो हार्मोन उनसे केमिकल सब्सटेंस निकलता है, रासायनिक पदार्थ निकलता है, उन सभी रासायनिक पदार्थों को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नली नहीं होता और उससे स्रावित रसायन को हार्मोन बोलते हैं। यह हार्मोन हमारे शरीर में विभिन्न तरह के क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वयन कराता है। ये थी हमारी पिछले पाठ की गृह कार्य। अब हम लोग आज एक नए पाठ बायो का, बायो मीन्स बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इसका पाठ 3 आरंभ करेंगे, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। पार्ट 3, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स किस तरह रिप्रोडक्शन करते हैं।
हाउ डू दिस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? सबसे पहले ये कैसे करते हैं से अच्छा है हम लोगों को जानना कि ये है क्या। रिप्रोडक्शन जो है या प्रजनन, हिंदी में इसको प्रजनन भी कहते हैं, ये होता क्या? आप अपने माँ बाप के समान दिखाई देते हैं। जो कुतिया है वह बच्चे को जन्म देती है, पाप्स को, वह कुत्ते कुतिया से मिलता जुलता होता है। गाय बछड़ा या बछिया को जन्म देती है, वो बछड़ा या बछिया भी अपने माता पिता से मिलता जुलता दिखता है। जितने कीड़े मकोड़े आप देखते हैं वो भी अपने माता पिता से मिलते जुलते दिखते हैं। तो ये सभी जो है एक दूसरे से अपने एक दूसरे मतलब माता पिता से मिलते जुलते हैं। तो मिलते जुलते क्यों हैं? क्योंकि उनका निर्माण एक विधि द्वारा हुआ है, जिस विधि को बोलते हैं हम लोग प्रजनन या रिप्रोडक्शन। हम लोग इसकी परिभाषा क्या देंगे? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। यह एक विधि है जिसके द्वारा माता पिता अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं। अब प्रश्न है क्या कि उनके समान जो उत्पन्न हुआ वो उनके संतान है। संतान का जरूरत क्या है? क्या यह हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं का आवश्यक भाग है? आवश्यक भाग होना इसे नहीं कह सकते। शरीर में अन्य क्रियाएं हैं, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जैसे पोषण, आपको खाना नहीं मिलेगा मर जाएंगे। रेस्पिरेशन, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है? बात यहां आती है कि हमें अपने वंश को आगे बढ़ाना है, संतति को आगे बढ़ाना है। उनका जो द्वितीय हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी, द्वितीय पीढ़ी, तो द्वितीय पीढ़ी को इस संसार में उसका वजूद बनाए रखना है। तो ये जो वजूद बनाए रखने की क्रिया है, ये रिप्रोडक्शन के द्वारा ही संभव है। यदि यह क्रिया नहीं हो, रिप्रोडक्शन नहीं हो, प्रोसेस या नहीं हो, तब क्या होगा? संतान आगे उत्पन्न नहीं होगा और इस संसार से जीव समाप्त हो जाएंगे। जीवों को, विभिन्न जीवों को उनकी उपस्थिति इस संसार में बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या इंपॉर्टेंस है? इस विधि के द्वारा जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ऑल, वो सभी के सभी अपने वंश को इस संसार में रखते हैं, जीवित रखते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ते रहें। अन्यथा यह संसार जीव विहीन हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब प्रश्न आता है, क्या जो जीव है वो अपने जैसा एग्जैक्ट बनाते हैं? डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? अपने जैसा हूबहू मिलाते हैं? अब आप क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए आपकी संख्या 20-25 कुछ भी हो सकती है। मैं जानता हूं ये मोहन है, ये रमेश है, ये सुधा है, ये सुप्रीति है। क्यों? सुधा सुप्रीति लड़कियां हैं, मोहन रमेश लड़के हैं। मैंने रमेश और मोहन क्यों कहा? इसका मतलब है कि उनमें कुछ न कुछ तो असमानता है।
ये हो सकता है कि उनके पास 2 आंख है, 2 कान है, एक मुंह है, 2 हाथ है, 2 पैर है, वगैरह वगैरह है। ये सभी चीज सबों में कॉमन है। इसके बावजूद भी ये अलग हैं और वो अलग है, माने लड़के लड़कियों से अलग हैं। साथ साथ रमेश और मोहन ये भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ और समानता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जीव जब रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो हूबहू एकदम एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट नहीं करते। क्यों? ऐसा इसलिए कि रिप्रोडक्शन जब होता है तो हमारे कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, उस केंद्रक के अंदर जो क्रोमोजोम है, गुणसूत्र, वो क्रोमोजोम बना हुआ होता है डीएनए से। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि खाली डीएनए से बना होता है। डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, वगैरह वगैरह। हमको उन सब से कोई मतलब नहीं। मतलब है कि वो बना होता है गुणसूत्र से। गुणसूत्र इसको बोलते हैं क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स हमारे कोशिका के अंदर ये गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 पेयर्स में प्रेजेंट हैं। 23 पेयर्स। इन 23 पेयर्स में 1 से लेके 22वां पेयर तक को कहा जाता है ऑटोजोम्स, और जो 23वां पेयर है उसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम्स। ऑटोजोम्स, सेक्स क्रोमोजोम्स। ऑटोजोम्स जो है, जिसकी संख्या 22 पेयर्स है, फर्स्ट टू 22nd, मतलब कि 44, उसका काम है इस शरीर का निर्माण करना। चाहे वो हमारा शरीर हो, आपका शरीर हो, या किसी पौधा का शरीर हो, सभी के शरीर का निर्माण। हम लोग चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं अपना ह्यूमन बीइंग्स का, तो उसमें हम लोग कहेंगे ऑटोजोम्स हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। और जो लास्ट पेयर है, दैट इज 23rd पेयर, वो उसका काम है कि सेक्स का निर्धारण करना। मतलब वो लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण करना। जब गेमिट का फॉर्मेशन होता है, मेल गेमिट या फीमेल गेमिट, यही 23 पेयर से हर एक पेयर से एक अलग हो जाता है। मतलब हुआ क्या? ये जो 46 है वो 2 बन जाता है, 23 एंड 23। इसमें 23 में ये हो गया 22 प्लस x और y, कुछ भी हो सकता है। मेल इसका है तो y, नहीं फीमेल का होगा तो x। यहाँ भी वही है 22 प्लस x या y। अब किसी कारण से जब इनका सेपरेशन होने लगता है, अलग होते हैं, तो पूर्ण रूपेण अलग नहीं हो पाते, या इनके ऊपर जो जीन्स होता है, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन को हेरिडिटी मतलब जो पेरेंट्स का कैरेक्टर है वो बच्चों में जाता है, उस विधि को हेरिडिटी बोलते हैं। तो हेरिडिटी के समय क्या होता है कि ये ठीक से सेपरेट नहीं हो पाता, या इस पर जो जीन्स हैं वो अलग अलग ठीक से नहीं हो पाते, या कुछ जीन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके कारण जो मेल गेमिट या फीमेल गेमिट बनता है, वो गेमिट में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां होती हैं। और जब वो थोड़ी थोड़ी होती हैं, जो कि प्रायः पता नहीं चलता, तो उसी के चलते क्या होता है कि जो नया जाइगोट बनता है मेल एंड फीमेल गेमिट के फ्यूजन से, वो जाइगोट जब बनेगा तब वो क्या कहता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा या थोड़ा सा अलग ढंग का होगा, और उसी के कारण वो क्या कहता है, एग्जैक्ट कॉपीज का निर्माण, जिसको कार्बन कॉपी बोलते हैं, नहीं हो पाता।
एकदम कार्बन कॉपी नहीं हो पाता, और जब एकदम कार्बन कॉपी नहीं होगा तो कुछ न कुछ उसमें विभिन्नताएं होंगी, और जब वो विभिन्नताएं होंगी तब उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएशन। विभिन्नता जब उत्पन्न होती है तब उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। ये वेरिएशन है क्या? अभी अभी मैंने कहा था रमेश और मोहन, सुधा और सुप्रीति। रमेश और मोहन अलग अलग हैं क्योंकि दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंसेस है। सुधा और सुप्रीति अलग अलग है क्योंकि उसमें भी कुछ न कुछ डिफरेंसेस है। तो ये जो डिफरेंसेस है, इसी डिफरेंसेस को कहते हैं वेरिएशन। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज और द डिफरेंट स्पीसीज। मतलब एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स में या डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स में जो विभिन्नताएं होती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन से फायदा क्या है? रमेश और मोहन अलग हुआ, हो सकता है इसके बाद वाला जो संतान होगा वो कुछ अलग हो जाए, हो सकता है उसके बाद वाला होगा वो कुछ अलग हो जाए। कालांतर में, कालांतर मतलब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड दैट सपोर्ट्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने एक थ्योरी दिया था, चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है उसको ये सहायता पहुंचाता है। तो वेरिएशन बहुत आवश्यक है। इस वेरिएशन के कारण जीव जो हैं इस वातावरण में एडजस्ट करते हैं, अपने आप को एडॉप्ट करते हैं जिससे रह सके। याद करिए आप लोग, बहुत पहले जब यहाँ पर गेहूं की खेती होती थी या धान की खेती होती थी तो पौधे छोटे छोटे होते थे, अब बड़े बड़े होते हैं। हम लोगों ने कुछ वेरिएशन करवाया है, उसमें प्रोसेस अलग हो सकता है, वो उसको हम लोग अभी डिस्कस भी नहीं करते। आज से 50, 60, 100 साल पहले जितनी गर्मी अभी पड़ रही है उतनी गर्मी पहले नहीं पड़ती थी। तो जो गर्मी नहीं पड़ती थी तो उस समय का वातावरण और अभी के वातावरण में अंतर है। ऐसे आप लोग ये भी जान रहे हैं कि आजकल कोविड-19 का जमाना है, चारों तरफ लॉकडाउन है, सब चीज बंद। जो दिल्ली मुंबई में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा रहता था, प्रदूषण, वो प्रदूषण घट गया है। गंगा नदी हमारी साफ होते जा रही है, बट चेंजेस आ रहा है। लेकिन ये टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा, ये सभी चीज, कल कारखाने, गाड़ी घोड़ा सब उसी तरह से चलने लगेंगे, और जब सब कुछ भी सही चलने लगेंगे तो फिर पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का तो फिर हो गया बात जो हम अभी कह रहे थे 50-100 साल पहले वाली बात, जो उस समय टेम्परेचर कम था, अभी टेम्परेचर ज्यादा है। इस टेम्परेचर पर क्या कहता है, जो बहुत तरह की समस्याएं हैं, लेकिन आज के जो गेहूं के पौधे हैं इस वातावरण में एडाप्टेड हैं, जीवित हैं। क्यों जीवित हैं? क्योंकि उनमें उसी तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कराई गई हैं। ये गेहूं की ही बात हुई, बहुत तरह की बातें हैं, उन सभी के कारण जो है वेरिएशंस जब होता है तो ये वेरिएशन के कारण वातावरण में जीवों का ठीक से एडजस्टमेंट होता है। तो वेरिएशन इसलिए आवश्यक है, बिना वेरिएशन के ये संभव नहीं है। बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे वेरिएशन, विभिन्नताएं, विभिन्न जीवों में विभिन्नताएं होती हैं, उसकी अपनी आवश्यकता है। विभिन्नताएं होने से जीव जो है सो इस वातावरण में आसानी से एडजस्ट कर पाता है। यदि विभिन्नताएं नहीं होंगी
तो नए नए जीवों की उत्पत्ति भी नहीं होगी। विभिन्नता इन जीवों के लिए अति आवश्यक है। अब हम लोग बात करें कि जीव जो हैं वो प्रजनन कैसे करते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन उन सभी जीवों में किस तरह होता है। प्रजनन के लिए दो विधि है। एक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यह एक ऐसी विधि है जिसमें जीव, सिंगल जीव, एक ही जीव अपने जैसा उत्पन्न करता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है या प्रजनन है जिसमें जीव अपने जैसा जंतु जीव जो भी है उसको उत्पन्न करता है। इसमें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए ये एक जंतु है जिसका नाम है अमीबा। अब ये अमीबा प्रजनन कैसे करेगा? तो अमीबा जो प्रजनन करता है वह एसेक्सुअल मेथड से। एसेक्सुअल मेथड अलैंगिक प्रजनन। एसेक्सुअल मोड मतलब अलैंगिक प्रजनन। इसमें किसी दूसरे लिंग की आवश्यकता नहीं होती। एक ही जीव जो है वह जीव की उत्पत्ति करता है। The mode of reproduction in which a single parent is able to produce organism of its kind, अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है, सिंगल जीव। तो अमीबा सिंगल जीव है, एक जीव है। यह क्या होता है, बढ़ जाता है, एक से दो। तो ये सिंगल जीव है, इसी से उत्पत्ति हो गया दूसरे इसके जैसा। और जब इसके जैसा जीव का उत्पत्ति हो गया तो इस विधि को हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत तरह का होता है। जैसे फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, budding, vegetative propagation and spore formation. These all are the various methods of asexual reproduction. एक लिंगी प्रजनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है जिसका नाम है विखंडन। ये भी फ्रेगमेंटेशन खंडन ही है। तो फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। क्या अलैंगिक प्रजनन के अलावे कोई दूसरा विधि प्रजनन का नहीं है? बिल्कुल है। वो जो दूसरी विधि है उसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर, दूसरा मादा, मेल एंड फीमेल। वो मेल एंड फीमेल जो है सो गैमीट्स बनाते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जुड़ना, संयुक्तन। उससे एक कोशीय चीज की रचना होती है, उसको बोलते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट जो है फिर डिवाइड एंड रीडिवाइड करके बनाता है एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो से
वो एम्ब्रियो में चूंकि ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसीलिए इस एम्ब्रियो से जो सेल्स हैं वो अपना पोजीशंस गेन कर लेते हैं कि हमको क्या करना है, और पोजीशंस गेन करने के बाद उसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। और सेल डिफरेंशिएशन जब हो जाता है तब वही सेल्स जो हैं तरह तरह के कार्य करने लगते हैं और तरह तरह के अंगों का निर्माण करते हैं, मतलब वो विभिन्न शेप्स और फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज सेक्सुअल मेथड। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ एसेक्सुअल मेथड, अलैंगिक प्रजनन। इस अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव अपने जैसे जीव का उत्पत्ति करते हैं, या यस बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड बहुत तरह का होता है, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। फिशन मतलब क्या होता है? विखंडन, शरीर का खंड में बट जाना। या तो शरीर दो खंड में बटेगा या शरीर बहुत से खंडों में बटेगा। जब यह दो खंडों में बटता है तब उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। और जब यह विभिन्न भागों में बट जाता है तब उसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन। शरीर का जब दो भाग में विखंडन होगा तब उसको बोलेंगे बाइनरी फिशन। जब बहुत से भागों में विभाजन होगा उसका तब उसको बोलेंगे मल्टीपल फिशन। अमीबा एक ऐसा जीव है जो दोनों ही विधियों से रिप्रोडक्शन करता है, मतलब बाइनरी फिशन से भी और मल्टीपल फिशन से भी। मतलब बाइनरी फिशन में वो दो में बटेगा और मल्टीपल फिशन में बहुत से में बट जाएगा। ये अमीबा के इस तरह का हो गया। अमीबा इसका एग्जाम्पल, अमीबा। यहां पर दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम लोग, बैक्टीरिया। बाइनरी फिशन होता है सब में। मल्टीपल फिशन जो है इसमें अमीबा, क्योंकि इसमें दोनों ही विधि से होता है। और इसमें आप लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा जीव है जो हमारे शरीर में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो ये एग्जाम्पल इसका हो गया बाइनरी फिशन का, अमीबा, बैक्टीरिया एटसेट्रा। उसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा, प्लाज्मोडियम एटसेट्रा। वे सभी में इस तरह का होता है। अब बात है क्या, अमीबा बाइनरी फिशन से भी करता है, मल्टीपल फिशन से भी करता है, क्यों? होना तो एक ही से चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि जब कंडीशंस एटमॉस्फेयर का फेवरेबल होता है, मतलब उसके अनुकूल होता है, जब कंडीशंस अनुकूल होगा तो बाइनरी फिशन होगा, और जब कंडीशंस विपरीत होंगे, विरोधी होंगे, तो उसमें मल्टीपल फिशन होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये अनुकूल परिस्थिति क्या होगी, प्रतिकूल परिस्थिति क्या होगी? अनुकूल, कोई भी चीज हमारे अनुकूल कब होगा? जब भोजन बहुत ज्यादा मात्रा में हो, बहुतायत में हो, पानी बहुतायत में हो, हवा हो। तो जब हवा, पानी, भोजन सब बहुतायत हो तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति। और जब इन्हीं चीजों का अभाव होगा तब उसको बोलेंगे हम लोग प्रतिकूल परिस्थिति। तो अमीबा फिशन के द्वारा, विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, और वो जो विखंडन है वो बाइनरी फिशन होगा, मल्टीपल फिशन होगा। दूसरा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा। जब कोई जीव का शरीर विभिन्न टुकड़ों में बंट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक खंड जिसमें केंद्रक हो वह ग्रो करता है, बढ़ता है, और बढ़ करके वह नया जीव बना देता है। तो इस विधि को बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। इसका जो एग्जाम्पल होगा स्पाइरोगायरा।
स्पाइरोगायरा, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। रीजेनरेशन, रीजेनरेट माने फिर से उत्पन्न होना, फिर से बढ़ जाना। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी क्लास में छिपकली दीवार पर रहती है, जब दीवार पर छिपकली रहती है तो कुछ शरारती बच्चे उस छिपकली को पूंछ से पकड़ते हैं। जब वो उसको पूंछ से पकड़ते हैं तो क्या होता है कि वो छिपकली पूंछ को तोड़ करके भाग जाती है और पूंछ आपके हाथ में रह जाता है। आप तो समझते हैं कि मैंने छिपकली पकड़ ली, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं। अब वो छिपकली हो गई बिना पूंछ का। उस पूंछ का फिर से वो जो पूंछ है बिना पूंछ की छिपकली, उसका पूंछ फिर से उत्पन्न हो जाता है। यह रीजेनरेशन है। बहुत से जीवों में इस विधि द्वारा प्रजनन होता है और लैंगिक प्रजनन होता है। जैसे प्लैनेरिया एक जीव है, प्लैनेरिया, इसमें उस विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। प्लैनेरिया के बाद हाइड्रा, इसमें भी होता है, तो ये रिप्रोडक्शन इसके द्वारा होता है, मतलब रीजेनरेशन। अब है बडिंग। बडिंग माने बड, कली, कली का निर्माण। बहुत से जीवों में कभी कभी एक आउटग्रोथ, उभार जैसी रचना उत्पन्न हो जाती है। आप देखे होंगे कि शरीर में जब घाव होने लगता है तो एक कुछ जो पोर्शन है वो फूल जाता है, वो बड़ा होने लगता है। तो उसी तरह से वो एक उभार होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक चित्र मैं बना रहा हूं। यह चित्र जो है ईस्ट का, ईस्ट, यह एक फंगस है, एक कोशीय फंगस, यूनिसेलुलर फंजाई, एक कोशीय जीव है ये। इसके शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। धीरे धीरे यह उभार बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और बहुत बड़ा हो जाता है, उसी स्थिति में क्या होता है, न्यूक्लियस का एक हिस्सा इसमें चला जाता है। न्यूक्लियस का माने केंद्रक का एक हिस्सा उसमें चला जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ से या तो अलग हो जाता है या उसी में अटैच रहता है, सटा हुआ रहता है। ये अब ये जो है नया बना और ये अपने पेरेंट्स के जैसा बिहेव करने लगता है। तो ये हम लोग क्या बडिंग में क्या कहेंगे, ये एक ऐसा विधि है जिसमें एक कली बड जैसा उभार उत्पन्न होता है शरीर के ऊपर में, वो बड़ा होता है, केंद्रक का एक हिस्सा उसमें चला जाता है और वो जो है या तो अपने पेरेंट के बॉडी पर अटैच रहता है या उससे अलग हो जाता है और अपना अलग अस्तित्व बना लेता है। ये भी हो सकता है कि इस बड के ऊपर में कोई दूसरा बड बन जाए, उसमें न्यूक्लियस आ जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इस पर में कोई दूसरा चला जाए, ये भी हो सकता है। यहाँ से दूसरा बड बन जाए, यहाँ इसके ऊपर में अलग से फिर बन जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है और होता है। तो ईस्ट में बडिंग होता है, हाइड्रा में भी बडिंग होता है। अब आप कहेंगे उसमें उधर क्या रीजनरेशन हो रहा था, इसमें क्यों होता, हो सकता है। तो बडिंग हो गया। इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यह एक ऐसा विधि है जो बहुत तीव्र गति से होता है। कैसे होता है तीव्र गति से, आप देखे होंगे कि हम लोग बहुत से पौधों को विभिन्न भागों में काट देते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं और सभी को जमीन में लगा देते हैं। वो सभी तुरंत ग्रो कर जाते हैं, महीना 15 दिन में एक पौधा से कई हो गया। आप देखे होंगे खेत में लोग शुगर केन प्लांट लगाते हैं या और भी कोई प्लांट लगा सकते हैं। वो प्लांट बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में काट देते हैं। आलू जो है पोटैटो, उसको भी काट के लगा देते हैं। तो एक आलू से बहुत सा आलू, एक शुगर केन से बहुत सा शुगर केन प्लांट इस तरह से बन जाता है और
इस विधि को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर रखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये है क्या? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रजनन विधि है और लैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें पौधों के विभिन्न भागों, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो जड़ हो, उसके द्वारा प्रजनन होता है। अब जैसे आप सुने होंगे एक पौधा है, उसका नाम है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो पौधा है उसके लीफ माने पत्ती से रिप्रोडक्शन होता है। मान लीजिए मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, सुंदर बनाने में समय लगेगा, इसीलिए आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कैसा बनाया। अब देखिए, ये मान लीजिए कि ब्रायोफाइलम का लीफ है, ब्रायोफाइलम का लीफ है, पत्ता, इसको बोलते हैं खांच, नोच। इस खांच से, यहीं से बर्ड निकल आता है। ये जितना खांच है वो सब में से बर्ड निकल आता है, जड़ भी बन जाता है। अब बर्ड निकलेगा तो कब? जब ये किसी भीगे हुए जमीन पर गिरता है, तो गिरने के बाद हर एक खांच से नया नया बर्ड उत्पन्न हो जाता है, कली निकल आता है और वह कली नया पौधा बन जाता है। ब्रायोफाइलम प्लांट आप शायद देखे भी हो। तो ये पत्ती के द्वारा रिप्रोडक्शन हो गया। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। रूट से भी होता है। रूट जैसे आप देखिए शुगर केन को आप जमीन में लगा दीजिए, वो कुछ दिन के बाद उससे कली निकल आएगा, पत्ता सब निकल आएगा, तो रूट से हो गया। क्या कहते हैं, जो आप सब देखे होंगे रेडिश, मूली, गाजर, शलगम, ये जड़ से ही होता है। इसका तना से भी होता है। अभी अभी मैंने कहा आलू, पोटैटो, आलू क्या कहता है, जो स्टेम को भी मैंने कहा काट के लगा दे सकते हैं, जैसे रोज को लगाते हैं। तो आलू हो सकता है, में क्या कहते हैं, जो प्याज हो सकता है, वगैरह वगैरह, सब तना के द्वारा होता है। तो वो सभी हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो रिप्रोडक्शन का मोड है, जिसमें पौधे ग्रो करते हैं विभिन्न भागों से, जैसे जड़, तना, पत्ती वगैरह से, ये एक फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तेजी से होता है। इसमें फायदा क्या है कि इसके जो पूर्वज होते हैं, पेरेंट्स, माता पिता, ये उन्हीं से मिलता जुलता होता है, आइडेंटिकल होता है। हम लोग जो वेरिएशन का बात कर रहे थे, वो वेरिएशन कम होता है इसमें, बहुत कम। तो वो हो गया। आपने देखा होगा केला का बीज, केला जब आप काटते हैं तो बीज में वो छोटा छोटा काला काला दिखता है, उससे केला ग्रो नहीं कर सकता। वो केला क्या होता है, बर्ड से ग्रो करता है। तो जे ऐसे पौधे जो ठीक से बीज उत्पन्न नहीं कर सकते, उनमें भी ये रिप्रोडक्शन का एक मोड है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, कुछ पौधों में ऊपर लंबाकार दंड जैसा निर्माण हो जाता है, नीचे जाली जैसा रहता है, उसको बोलते हैं हाइफी, कवक जाल। हाइफी के ऊपर में उठ गया इस तरह से, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। और इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर में गोल गोल बन जाता है, बोलते हैं स्पोरेंजियम। और उस स्पोरेंजियम में इस तरह से यहां जाली जैसा हो गया, जाल जैसा रहेगा एकदम, जाल। इसी के ऊपर में ये इस तरह से उभार उत्पन्न होता है और इसी के ऊपर में गोल गोल बन जाता है। इस गोल गोल को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम में छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्पोर्स। ये तो हो गया जाली, यहाँ पर हो गया हाइफी। एक होता है स्टोलोनिफेरस हाइफी और एक होता है राइजोइडल हाइफी। तो ये जो स्पोर बना इसमें, ये स्पोर जब ये पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो फट जाता है और ये स्पोर बाहर निकल आते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। और जहां कहीं भी इनको पानी
उचित मात्रा में पानी, हवा, भोजन मिले, ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं और जर्मिनेट करके नए पौधे बना देते हैं। इस तरह से हम लोग अलैंगिक प्रजनन को समाप्त करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, वो क्वेश्चन लिखें। अलैंगिक प्रजनन क्या है? दूसरा, यह कितने प्रकार का है? तीसरा, ब्रायोफाइलम में किस तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह का अलैंगिक प्रजनन होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो होता ही है। ठीक है, धन्यवाद। मैं इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूं। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।